Good morning, everyone. What are you doing, man? ऑफिस में हम 4 गो स्केल रखे हुए हैं, स्टील वाला 4 गो स्केल रखे हुए हैं। अगर आप लोग के पास वो स्केल नहीं पहुंचे तो कृपया शांत रहें, और अगर मन है कि पहुंच जाए तो करो छटर पटर। 11th में आज एगो को पीट रहे थे, गजब छटपटा रही थी मारने से पहले थी, पूरा क्लास हंस रहा था। ऐबे करेगा, आ जाओ इसी पे बैठो। लेट क्या होता है? कौन है रे? ननकी बोलता है, नाम नहीं है इसका। शांत रहो, छुट्टी टाइम उसको पकड़ना, उसका टिकी काट देंगे। कौन है हरिया जी? इस पे साइलेंस। अरे उसका नाम नहीं है, तसला का टोरा छिपा बोलता है सब। कहाँ तक पढ़ लिए थे? 18 तक। ये हो गया था कि बच्चा यहाँ तक? चलो अब शांत रहो, तुम लोग बहुत बोलते हो। एक एक्स्ट्रा पेन है तो दो। चलो मिल गया, रहने दो। देखो साइलेंट, आए हमको ध्यान में है, आप चुप रहो। इसमें हम लोग यहाँ तक पढ़े थे ना। चलो ठीक। कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कहीं कोई घपला न हो जाए, ठीक है। वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाते, ये भी हो चुका। आगे देखते हैं। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाए गए पच्चीकारी, समझो पहले तो फिर से हमको एक बार बताना होगा क्योंकि लास्ट क्लास में पूरा नहीं हुआ। इसमें जो बताया जा रहा है वो ये कह रहे थे कि कुछ शब्द था, जैसे संस्कृत में अग्नि था, वहीं से अग्नोस, फिर इग्निस, ये सब तरह के शब्द बना। फिर उसके बाद एक संस्कृत में शब्द था मूसा, तो वहाँ मूस, माइस, माउस, इस तरह से मूसा जो शब्द है उसके लेकर के आया। तो ये वही कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भूभाग में कोई एक क्षेत्र में वह जो शब्द है वो खूब प्रचलन में है, खूब चल रहा है बहुत दिनों से, लेकिन वही शब्द दूसरे क्षेत्र में जा कर के मुरझा करके सर्वथा के लिए लुप्त हो जाता है। कोई ऐसा शब्द होगा जो हमारे यहाँ खूब प्रचलन में होगा और ये शब्द उधर जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, यानी उधर उतना यूज में नहीं आएगा। तो ये जो होता है सिचुएशन पर डिपेंड करता है। किसी के लिए महत्वपूर्ण, हम लोग के लिए वो शब्द महत्वपूर्ण है तो हम लोग कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, वो लोग के लिए वो शब्द महत्वपूर्ण नहीं है तो कंटिन्यू यूज में नहीं आ रहा। जैसे मान लो हमारे यहाँ कुकुर बहुत मिलता है, कुकुर, कुत्ता, कुत्ता बहुत है, जिधर देखो उधर मिलेगा। अब मान लो अगर इस शब्द को यूरोप में ले जाया जाए कि हाँ ये कुत्ता होता है, ये जानवर वहाँ दिखेगा ही नहीं तो कौन यूज करेगा जी? दिखेगा ये जानवर वहाँ तब ना यूज करेगा। तो इसी कारण से कुछ कुछ शब्द जो है यूज ना होने की वजह से विलुप्त हो जाता है, ये चीज़ वो बता रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि पुरानी जर्मन में मूस कहते हैं, अभी बताए हैं ये चीज़। निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, स्लोवोनिक में माइस उसी को बोला जाता है, और संस्कृत में मूसा है, ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस, स्लोवोनिक में माइस और उच्च जर्मन में मूस। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपने, उन्होंने ये दर्शाया कि अगर हम
इस चीज का जांच करे कि क्या उस समय के जो आर्य लोग थे, आर्य मतलब भारतीय लोग, उस समय के जो आर्य लोग थे उनको मूस के बारे में जानकारी था, चूहा के बारे में। तब उनको संस्कृत में एक शब्द मिला मूसा, और उसी शब्द से मिलता जुलता मूस मिला लैटिन में, ग्रीक में, स्लोवेनिक में उसी का माइस मिला, मिलता जुलता है। तो वो यहाँ से एक निष्कर्ष निकाले कि उस समय के जो आर्य लोग थे उनको मूस के बारे में जानकारी था। समझ में आयो? अब वही आगे बताया जा रहा है कि इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाए गए पच्चीकारी के चित्र की भांति आदियों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता व संस्कृति अवस्था का कुछ कमोवेश, यानी ऊपर नीचे, कमोवेश का क्या मतलब, थोड़ा ऊपर या फिर थोड़ा नीचे, एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। ये किस चीज़ के चित्र के बारे में चर्चा हो रही है? मूस के चित्र। अरे नीचे हो जाओ। इस प्रकार, इसको जूम करके बड़ा कर दे, क्या दिख रहा है? ज़्यादा ही बड़ा हो गया। चलो ऊपर ऊपर चलो। इतना बड़ा क्या हो जा रहा है? हाँ ठीक है, अब ठीक है। दिस इज वेरी क्यूट। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया पच्चीकारी। देखो पहले के समय में क्या होता था कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करके इस तरह से फिट किया जाता था कि कोई मूर्ति बन जाए, कोई स्ट्रक्चर बन जाए, कोई चित्र बन जाए। गुफा ये सब को काट काट करके मंदिर बनाया जाता था, मूर्ति बनाया जाता था, पत्थर को काट काट करके। तो वही बोला जा रहा है, इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाए गए पच्चीकारी के चित्र की भांति। पच्चीकारी का कोई चित्र होगा। पच्चीकारी का मतलब दिया है शब्दार्थ में, देखो तो बुक पर लिख के शब्दार्थ में पच्चीकारी। पच्चीकारी किस चीज़ का चित्र के बारे में बोल रहा है? शब्दार्थ में देखो, नहीं है, होगा कोई चित्र होगा किसी चीज़ का। अब हर एक चित्र को तो पहचान नहीं पाएंगे। भांति आदियों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता व सांस्कृतिक अवस्था का कुछ कमोवेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है। मतलब अनुमान लगा करके एक चित्र बनाया जा सकता है या फिर बनाया जा चुका है। या तो बनाया जा सकता है या फिर बनाया जा चुका है। इतना ही क्यों, भारत व यूनान, इटली, जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आदियों की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है, वह भी उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की ही उपलब्धि थी। कहने का मतलब यह है कि जो संस्कृत भाषा है भारत में वो टूट फूट गया है। अगर किसी चीज़ को जोड़ते हैं, जैसे मान लो एक ये वर्ग है, अब इसको दो तीन भागों में तोड़ देते हैं, ऐसे करके इस तरह से तोड़ देते हैं, और फिर एक छोटे छोटे टुकड़े लेकर के जोड़ते हैं। कोई ऐसे जुड़ेगा, कोई ऐसे जुड़ेगा, कोई ऐसे जुड़ेगा। इस तरह से अगर छोटे छोटे टुकड़े को अगर हम जोड़ते हैं तो उसमें कुछ निशान दिखाई पड़ेगा जो पहले टूटा हुआ रहेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? पक्का दिखेगा। उसी को बोला जा रहा है पच्चीकारी की चित्र की भांति विभाजन से पूर्व। अभी जैसे भारत को अगर फिर से जोड़ करके पहले की तरह बनाया जाता है तो उसमें कई लाइन दिखेंगे, जैसे बांग्लादेश वाला लाइन, बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर दिखेगा जो उस समय नहीं था। पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर दिखेगा, म्यांमार और भारत का बॉर्डर दिखेगा। तो ये सब बीच में कुछ कुछ लाइनें दिखेगी जैसे ये टुकड़े में दिख रहा है। तो इस तरह से टुकड़ा में जैसे दिख रहा है उस तरह से कमोवेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जाए। हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा बन जाए या फिर थोड़ा कम बन जाए। चित्र बनाया जा सकता है या फिर जा चुका है। उसी तरह जो भाषा था भारत का वो यूनान, इटली और जर्मनी में शुरुआत हुआ संस्कृत भाषा का, तो उसके अवशेषों के आधार पर जो वहाँ बिखरे पड़े हैं, छोटे मोटे शब्द जो वहाँ यूज में आ रहे हैं संस्कृत के शब्द, उन सब के अवशेषों के आधार पर अगर एक मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया जाए, यानी उस सब को एक साथ इकट्ठा करके एक इमारत की तरह अगर बनाया जाए, तो उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन यानी बहुत लंबी
चिंतन प्रक्रिया की ही उपलब्धि है, यानी बहुत लंबा अध्ययन करना पड़ेगा उस सबको एक साथ इकट्ठा करके बनाने के लिए, पता करने के लिए कि ये जो भाषा है वो कहाँ की भाषा है। अब आप ही अंदाज़ा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं की एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। अंदाज़ा लगाने के लिए ये बोला जा रहा है कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन ये तीन भाषा का अगर एकदम जड़ तक पहुंचना है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो हमको कितने साल पीछे जाना होगा। ठीक है, कितना पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम सीधा कहाँ जाना होगा, तो सतयुग में जाना होगा हम लोग के हिसाब से, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ है। पहला सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, अभी कलयुग चल रहा है। तो आपको इतना पीछे जाना होगा तब संस्कृत भाषा मिलेगा। इस प्रकार हम कहा यह जाता है संस्कृत भाषा के बारे में कि संस्कृत भाषा का रचना जो है वो स्वयं ब्रह्मा जी ने किए हैं। अब ये कहाँ तक सच है, क्योंकि आज तक किसी को पता नहीं कि संस्कृत भाषा का उद्गम कब और कहाँ से हुआ है, किस समय से हुआ। किसी हिस्ट्री में नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलने वाला है। और ये मान्यता है, अभी हम तो उतने बड़े जानकार नहीं हैं वेद ये सब के, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी स्वयं संस्कृत भाषा का रचना किए हैं। अब क्या सच है पता नहीं, आगे देखो। सम्मिलन और ब्रह्मा जी का जो पोता थे या फिर पोता के बेटा, वही रावण था। हाँ, तो रावण ब्रह्मा जी के खानदान का है चलो देखो, रावण एक भोला शंकर भगवान को खुश करने के लिए एक अथी बनाया था, ये डमट डमट वाला, किसको याद है पूरा? अरे मस्त है ये, तांडव, शिव तांडव बोलते हैं उसको। हमको नहीं याद है, हमको नहीं याद है, बस ये वाला एक लाइन है, याद करके आए। अरे संस्कृत में है ना, से नहीं याद होता है। एक और है अयगिरी नंदिनी वाला, ये दुर्गा पूजा आ रहा है, ये दोनों मस्त। चलो कभी सुनाएंगे याद करके चलो इधर देखो, सम्मेलन स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरी से पृथक हुई थी, और यह भी एक उस सुदूर अतीत में भी वह हमारी आदि आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है जो चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिस मच कर चिकनी और अस्पष्ट हो चुकी थी। कहा यह जा रहा है, सुनो कहाँ से पढ़े। इस प्रकार हम सम्मेलन स्थल पर पहुंच जाएंगे। सम्मेलन यानी कि एक जगह पे जहाँ से हिंदू, ग्रीक, यूनानी यानी ये तीनों भाषा का उद्गम हुआ है, तीनों भाषा का जन्म हुआ है, उस स्थान पर हम पहुंच जाएंगे। यदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरी से पृथक हुई थी, अगर बहुत बड़ी जातियां एक दूसरे से पृथक हुई थी, अलग हुई थी, टूट करके बट गया, और यह भी कि उस सुदूर अतीत में, यानी उस समय के अतीत, इतिहास में, पहले एक सरकारी स्कूल में बुक आता था अतीत से वर्तमान, अभी भी आता है, अतीत का मतलब इतिहास, हिस्ट्री में भी वह हमारी आदि आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है जो चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिस मचकर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी। कहा यह जा रहा है कि जो आर्य की भाषा थी, भारतीय लोगों का जो भाषा था, वो एक चट्टान के रूप में था, और आज उसको घिस मचकर यानी थोड़ा मोड़ा पॉलिश कर दिया गया है और उसको एकदम चिकना और स्पष्ट बना दिया गया है। किसके भाषा को? आर्य यानी कि भारतीय भाषा को। ठीक है, हमें उस भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनी हुई अस्मि, ग्रीक, एस्मि जैसी यौगिक क्रियाएं मिलती हैं। मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में अस्मि जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। उन भाषाओं में खड़ा होता हूँ या ठहरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं उगता या उत्पन्न होता हूँ, या मैं बदलता हूँ जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाएं, किंतु अस्मि मैं हूँ
यह क्रिया तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। देखो हिंदी में मैं हूँ, इसको जब संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो उसका शब्द होता है अस्मि। अस्मि जो है वो संस्कृत का शब्द है। जैसे किसी को बोलते हैं मैं का होता है अहम, अहम बोला जाता है, अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ। तो उसी तरह से मैं हूँ का जो है संस्कृत में मैं हूँ का क्या होता है, अस्मि। तो वही ये कह रहे हैं कि हिंदी में अगर खोजता हूँ तो हमें मिल जाएगा कि मैं चलता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं खाता हूँ, इस तरह से बहुतों सारे शब्द मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा शब्द कहाँ मिलेगा जो एकदम शुद्ध हो, स्पष्ट हो? वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा? तो भारत में मिलेगा, आर्य की भाषा में मिलेगा, जो शब्द क्या है, अस्मि है। समझ में आयो? आगे देखिए, संस्कृत से प्रभावित है ये। मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ। वो कह रहे हैं कि इस चीज को ही हम क्या मानते हैं, इतिहास मानते हैं। और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ, और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों के क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। यानी जो मुगल ये सब आक्रमणकारी लोग जो आए थे, उनको पढ़ने के बजाय, उनके इतिहास को पढ़ने के बजाय ज़्यादा जरूरी है कि इस भाषा, इस शब्द के इतिहास को जानना। ज्ञातव्य का मतलब क्या है? देखो, क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है, कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, उसके बारे में ज्ञान अर्जित करना, उसको पढ़ना। ठीक है, जो क्रूरताएं लोग आए थे, जैसे शासन करने वाले मुगल आया, बाबर, और कौन कौन था इतिहास में पढ़े हो ना तुम लोग, बाबर, हुमायूं, अकबर, इस तरह से मुगल, छोड़ो जाने दो, सब आया। हाँ ठीक है। ओए आगे देखो, एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मकता का परिचायक है। और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते, और भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी न पढ़ा पाता तो भी हम इससे ही इतना कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भी भाषा कभी न सिखा पाती। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर है किसी एक भाषा को एकात्मकता रूप से बोला जाए। कोई एक ऐसी भाषा हो जिसको पूरे भारत में बोला जा रहा हो। उस समय के दौरान, जो पीछे जब जाइएगा तो आक्रमणकारी के आने से पहले पूरे भारत में संस्कृत भाषा ही बोली जाती थी। धीरे धीरे संस्कृत से जितने भाषा हैं सब संस्कृत से ही उद्गम हुआ है। संस्कृत को तोड़ मरोड़ कर कुछ शब्द ले करके, कुछ अपना से नया बना करके, कुछ जोड़ करके। अब जैसे हम लोग जो लिखते हैं, लिखावट में क्या है, हम लोग लिखते हैं तो क ऐसे लिखते हैं, ख ऐसे लिखते हैं, ग ऐसे लिखते हैं। हम लोग में देखोगे तो हर एक अक्षर में आपको एक सीधा लाइन जरूर दिखेगा, हर एक अक्षर में सीधा सीधा लाइन दिखेगा। दिख रहा है, इसमें भी एगो डंटी है, इसमें भी है, इसमें भी है। जितना लिखोगे सब में सीधा लाइन है। अब इस शब्द सीधा लाइन, हाँ, अंगा में भी ऐसे लिखते हैं ना, ई वाला है ना, सीधा लाइन है ना। सीधा लाइन बोलने का मतलब ये हुआ कि देखो, अब शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सुनो सुनो सुनो। लेकिन जब वही कोई दूसरा भाषा लिखेंगे, अरे सुनो, कभी कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब का अगर पोस्टर वगैरह या फिर न्यूज वगैरह देखोगे तो उसमें गोल गोल करके ऐसा ऐसा कुछ लिखा रहता है। गोल गोल ऐसा लिखेगा, फिर ऐसा करके कुछ गोल गोल करके लिखा हुआ रहता है। अब इस तरह से उत्पत्ति होने के पीछे रीजन क्या था? तो हम लोग जो नॉर्थ भारत वाले हैं,
हम लोग के इधर मिलता था एकदम हार्ड पत्तियाँ, जैसे पीपल का पत्ता हो गया, बरगद का पत्ता हो गया, और भी बहुत सारे पत्ते हो गए। हम लोग के इधर जो पाकड़ का हो गया, ये सब जो हार्ड पत्तियाँ होती है, पहले तो पत्ता पर ही लिखा जाता था, पांडुलिपि जिसको बोलते हैं। तो हम लोग के इधर जो मिलता था वो हार्ड पत्तियाँ मिलती थी, जो सीधा, सुनो, सीधा लाइन खींचने पर फटता नहीं था। लेकिन जो दक्षिण भारत वाले हैं उधर इन सब पेड़ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? तो केला का पत्ता। उधर क्या मिलेगा? केला का पत्ता। ऐसे ऐसे लाइन रहता है केला के पत्ता में, तो उधर मिलता था केला के पत्ता। आज जैसे ही सीधा लाइन पारता था वो पार चल जाता था, सीधा लाइन पारेंगे वो पार चिरा जाता था पत्ता। तो इसलिए उस साइड गोल गोल लिखने की प्रचलन बढ़ गई। गोल लिखने से पत्ता नहीं फटता था, तो उधर गोल गोल शब्द लिखा जाने लगा, और हम लोग के इधर डंटा लंबा लंबा तो डंटा वाला हम लोग में आ गया, खड़ी रेखा का प्रचलन हो गया। तो ये प्रकृति के ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह से बहुत सारे भाषाओं का जन्म हुआ, और उन सब में मेन भाषा कौन थी? संस्कृत। किसी को कोई दिक्कत? और ये वही चीज़ बोले कि अगर हमको अगर कुछ नहीं पढ़ाया जाता तो संस्कृत ऐसा है, इसका अगर हम अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो इससे ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखो यहाँ बहुत कुछ सीख जाते हैं, जितनी दूसरी कोई भी भाषा कभी न सिखा पाती। संस्कृत जितना सिखा दिया उतना कोई और भाषा हमको कभी नहीं सिखा सकता था। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है, और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। मुझे उस एक दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन नहीं लग रहा था। तभी एक संध्या कक्षा में हमारे एक मास्टर डॉक्टर क्ली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थी। ये जो बता रहे हैं कि हमको वो एक दिन भी याद है, इस संस्कृत जब हम पढ़ रहे थे तो हमको वो एक दिन भी याद है जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा था। तो हमारे शिक्षक, इनके शिक्षक डॉक्टर क्ली, इनके शिक्षक का नाम, शिक्षक का नाम क्या है? इसको आपको याद रखना होगा। डॉक्टर क्ली क्या बताए थे कि भारत में एक ऐसी भाषा है जो सिर्फ यूरोप से ही समान नहीं है, रूस से भी समानता दर्शाता है। किससे? देखो यहाँ बोली जाती है जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थी। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में हैं, हल्के फुल्के मूड में एक आध पैक आगे देखो और कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं। किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द सर्वनाम और समान धातु रूप श्यामपट्ट पर लिख दिखाएं। देखो श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड को बुलाया जाता है। ब्लैक बोर्ड को क्या बोलते हैं? व्हाइट बोर्ड को क्या बोलेंगे? सफेद पट्ट चलो शांत, ये नाम वाला श्याम नहीं है, ठीक है। तो और आएगी रमेश पट्ट। यहाँ देखो किधर गया, श्याम पट्ट पर वो लिख दिए क्या, तो उस संख्यावाचक शब्द सर्वनाम और समान धातु रूप श्याम पट्ट पर लिख दिखाएं। अब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य उपस्थित हैं जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। यानी कि वो जब ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए धातु रूप, बॉल बढ़ रहा है तुम्हारे घड़ी में, वही दिखा रहा है।
हमरो घड़ी में बॉल बरता, देखो देखा। देखो हमें गेम नहीं है, भल्ले नहीं है। मतलब बैटरी रोज दिन 1 महीना से ऊपर 1.5 महीना चलता है, एक बार चार्ज करते थे। तो गेम रहता तो रोज दिन चार्ज करना पड़ता। कोई दिक्कत? ऐसे शब्द वो लिख दिए, लिख करके समझा दिए कि वो जो ये मैक्स मुलर जी हैं, इनको मानना ही पड़ा कि संस्कृत भाषा जो है वो यूरोप और रूस दोनों से समान थी। ठीक है, आगे देखो। भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोप वासियों की धारणाएं बदल चुकी हैं और बहुत विस्तृत हो गई हैं। अब हम यह जानने लगे हैं कि जैसा पहले समझा जाता था, वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न हैं। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आप के अंग्रेजी मूल को सर्वथा भूल जाएं और तब 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसे ही अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्यमान था, तो वे आश्चर्य भीभूत होंगे। संस्कृत की खोज से हमारे लिए आज ठीक वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया है और हमारे भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियाँ फिर से साकार हो उठी हैं। देखो ये कह क्या रहे हैं कि अब मान लीजिए कि यूरोप में जो है कुछ सुनामी, भूकंप, ये सब टाइप का ज्वालामुखी, कुछ भौगोलिक कृति हो जाती है, कुछ भौगोलिक उथल पुथल हो जाता है। पूरे यूरोप में कुछ भौगोलिक उथल पुथल हो जाता है और इंग्लिश का सत्यानाश हो जाता है, पूरा समाप्त। और फिर एक नए जीवन की शुरुआत होती है, भाषा, एक नया भाषा फिर से बनती है। और कुछ दिनों बाद, 1000 वर्ष 2000 वर्ष बाद ये चीज़ पता चलता है कि 17वीं सदी में, 17वीं सदी कहने का मतलब अभी 2000 चल रहा है तो अभी 21वीं सदी है। उस समय 1600 कुछ चल रहा होगा, 1600 से 1700 के बीच में रहा होगा, तो उसी को बोला जाता है 17वीं सदी। अभी हम लोग किस सदी में हैं? 100 साल को सदी बोला जाता है, 10 साल को दशक बोला जाता है। ठीक है, तो 100 जब पूर जाएगा, अभी हम लोग 21वीं सदी में हैं। जब 2000 के बदले 2100 हो जाएगा तब 22वीं सदी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी 21वीं सदी चल रहा है क्योंकि 2000 से 2100 के बीच में चल रहा है। ठीक है, तो कहा यह जा रहा है कि तब फिर से अगर हम लोग को ये कहीं से पता चल जाए कि 17वीं सदी में इंग्लिश जैसा कोई एक भाषा हुआ करता था, तो हम लोगों को देखो यहाँ उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग किधर गया, अंग्रेजी मूल 17वीं सदी में ऐसी अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्यमान था, तो हम लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आश्चर्य विभूत हो जाएंगे कि हाँ कोई भाषा ऐसा था। संस्कृत के अध्ययन से हमें भी वैसा ही अनुभव हो रहा है। जैसे मान लो इसमें किसी को अपने बचपन का फोटो मिल गया, वो देख के चकित रह जाएगा कि हाँ बचपन में हम ऐसा थे, पहचान में भी नहीं आएगा। तो वही बात है कि अगर कोई भाषा जो है जैसे संस्कृत है, अभी के समय में उतना प्रचलन में नहीं है, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा पता चल जाए कि हाँ आज से करोड़ों साल पहले या हजारों साल पहले जो संस्कृत भाषा था, पूरे विश्व में सिर्फ संस्कृत ही बोला जाता, चौंक जाएगा एकदम। वही कहा जा रहा है, भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियाँ फिर से साकार हो उठी हैं। आगे देखो, हमको नहीं लगता आज खत्म होगा। 752 संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया हो सो बात भी नहीं है। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं,
तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं, अपितु इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है जो पहले नहीं हो पाया था। संस्कृत जो है दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया, यानी कि कहा यह जा रहा है कि संस्कृत के अलावा जो दूसरी आर्य भाषा है, भारत में और कोई दूसरी भाषा जो थी वो उनके लिए सिर्फ इतना किया है कि सो बात भी नहीं है। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने, यानी कि उससे उनके संस्कार नहीं बने, उससे उनके विचार प्रकट नहीं हुए, तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे। देखो, बर्बर का मतलब जो बहुत ज़्यादा क्या करता हो, अकॉट करता हो क्या कहते हैं उसको, अरे ये बर्बर अंग्रेज लोग के लिए आया है। दुष्कर्म ये सब टाइप का जो नहीं होता है, अत्याचार समझो, हाँ, निरंकुश शासन जिसको बोलते हैं, निरंकुश शासन पड़ा होगा वही समझो। बर्बर का मतलब है अत्याचार। तो वो यही कह रहे हैं कि जो अजनबी है, यानी दूसरे देश के लोग हैं, आज ठीक है, जो दूसरे देश के लोग हैं जिनको पहचानते नहीं, अजनबी लोग हैं, तो बाकी जो भाषा है वो अजनबियों को और बर्बर समझे जाने वाले लोगों को गले लगाना नहीं सिखाया, लेकिन जो संस्कृत है वो सिखाया है। सदस्य की भांति गले लगाना नहीं सीखा, अपितु इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है जो पहले नहीं हो पाया था। किसने? तो आर्य भाषा ने। ठीक है, भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किए जा सकते थे। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन प्रयत्न मानव को अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग्य बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपने जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी, उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ पहुँचना है। कहा जा रहा है कि भाषा विज्ञान के बारे में जो अब तक निष्कर्ष निकालते हैं वो संस्कृत की सहायता के बिना निकालना संभव नहीं है। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन प्रयत्न मानव को अपने पूर्व का, यानी अपने पूर्व दादा परदादा, अपने खानदान, अपने पूर्व को पहचानने के लिए बोल रहा है कि आज हम जहाँ हैं, हमारा पूर्व, जैसे आज हम लोग हिंदी बोलते हैं, हमारा पूर्वज, हम लोगों के पूर्वज क्या बोलते थे? संस्कृत। तो अपने पूर्व को पहचानिए, और जो लोग बात कर रहे हैं वो पिटाएंगे। अपने पूर्व को पहचानिए। इस फ्रेंच उक्ति को, यानी फ्रेंच भाषा का जो उत्पन्न हुआ है, उद्गम हुआ है, को क्रियान्वित कर सकने योग्य बनाता है। अगर हम पहचानते हैं अपने पूर्वज को, वो बोल रहे हैं कि ये अगर आप अपने पूर्वज को पहचानिए, और इस फ्रेंच उक्ति को हम, अगर हमको बोलना होगा तो हम बोलेंगे इस हिंदी उक्ति को, जैसे हिंदी का उद्गम हुआ है, तो अगर आप पूर्वज को पहचानते तो हिंदी उक्ति को पहचान सकते हैं। क्रियान्वित कर सकने योग्य बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है। अगर आप अपने पूर्वज को पहचानिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि विश्व में मेरा स्थान कहाँ पर था। किसी को कोई दिक्कत समझ में आया? अगर आप हिंदी, संस्कृत, अपने पूर्वज सबको अगर पहचान लेते हैं तो आपको ये अनुभव हो जाएगा कि विश्व में हम लोग का स्थान कितने नंबर पे आता था और कहाँ पे था। एक समय था कि पूरे विश्व का 70-75% सोना, गोल्ड भारत में था, 70 से 75%। और अभी एक समय है, आज से बहुत साल पहले, और सस्ता होगा का बात नहीं, उस समय सोने का चिड़िया कहा जाता था भारत में। उस समय आज जैसे
अमेरिका पूरे विश्व पर राज करता है, उस समय भारत का दबदबा था। आज अमेरिका जिस तरह से है, जितना सोना है 70-75% सब आज अमेरिका के पास है, 70 से 75%। आप लोग पढ़ते होंगे कि एक बार पहले भी हम बताए थे, केमिस्ट्री में एटम का खोज बताया जाता है कि डाल्टन ने किया था, लेकिन सबसे पहले हमारे यहाँ महर्षि कनाद ने किया था। वो लोग बताते हैं कि सबसे पहले ये इस चीज़ का खोज क्या कहते हैं, सर्जरी का जो ऑपरेशन का जो खोज हुआ वो हमारे यहाँ से हुआ। लेकिन वर्षों पहले महर्षि सुश्रुत ने एक किताब लिख दी है ऑपरेशन के बारे में। उसमें लगभग 200 प्रकार के औजार जो होते हैं ना, नाइफ, ये सब सिलने वाला, काटने वाला, फाड़ने वाला, उन सभी औजारों का नाम, किस धातु से बनेगा, कितना रेशियो होना चाहिए, सब कुछ एक बुक ही लिख दी है चिकित्सा के बारे में। तो वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ से शुरुआत हो। ये जो क्या कहते हैं, जिंक का परत चढ़ाते हैं ना लोहा पे, उसको जंग से बचाने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण। हिंदी में जस्तीकरण, इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन ही बोलते हैं, हाँ गैल्वेनीकरण। तो उस चीज़ को महर्षि नारायण वो अपने एक बुक में पूरा लिख दिया, और वो कहते हैं कि जस्तीकरण का शुरुआत हमारे यहाँ से हुआ। तो हम लोग के यहाँ जितने भी इतिहास हैं वो सब संस्कृत भाषा के अध्ययन से ही पता चलेगा कि हम लोग का स्थान कहाँ पर था। हम लोग का जो भाषा है वो सर्वश्रेष्ठ है। जिस समय वो लोग खाना के लिए घूम रहे थे उस समय यहाँ पढ़ाई हो रहा था। जिस समय वो लोग कपड़ा पहनना नहीं सीखे थे उस समय यहाँ योगा हो रहा था। और आज वो लोग कहते हैं कि योगा करने से स्वस्थ रहिएगा। तो ये सब बातें हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप अपने पूर्वज को पहचानिए, इससे आपको पता चलेगा कि हमारा स्थान विश्व में कहाँ पर था। किसी को कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अरे वो अपने सब कर देगा, कहने से नहीं करता है।